हेलो फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा वनडे जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो इस थर्ड वनडे की प्रीव्यू वीडियो में सबसे पहले तो हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं कि तीसरे वनडे में इंग्लैंड की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो इसमें मेरे को सिर्फ एक ही चेंज होता नजर आ रहा है कि मार्क वुड वापस आएंगे और ये रीस टॉपली को बाहर बिठा सकते हैं या टॉम करन को। पर हम देख रहे हैं कि टॉम करन को ये थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, तो शायद रीस टॉपली को बाहर बिठाया जाएगा और मार्क वुड अंदर आएंगे। तो इंग्लैंड की बाकी टीम सेम रहेगी जो पिछले मैच में थी। ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 रहने के चांसेस है। और फिर हम इंडिया की प्लेइंग 11 पे गौर करें तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा मैं और फैक्टर्स पे बात करूंगा जो सेकंड मैच से रिलेटेड भी होंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम थर्ड मैच में स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए उसको हम डिसाइड करेंगे ताकि हम ये सीरीज जीत सके। और क्या प्लेइंग 11 हमारी होनी चाहिए, क्या चेंजेस हमें अपनी अप्रोच में करने चाहिए। तो एक तो इसमें मैं सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या की बात करूंगा कि हार्दिक पांड्या को एज ए ऑलराउंडर खेलना होगा, क्योंकि पहले दोनों मैचों में पांड्या ने बॉलिंग नहीं की, एज ए बैट्समैन ही वो खेले। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था विराट कोहली की एक्सप्लेनेशन इस बारे में। कोहली का कहना था कि हम ये पांड्या का वर्कलोड मैनेजमेंट कर रही है और इसलिए बॉलिंग नहीं कराई। तो मेरे को ये बात उनकी बिल्कुल बेतुकी सी लगी कि वर्कलोड मैनेजमेंट किस चीज के लिए, आईपीएल के लिए, कि आईपीएल के लिए फिट रखना है। भाई देश पहले है, ये सीरीज पहले है या आईपीएल पहले है। तो ये बात मुझे कोहली की बिल्कुल नहीं जमी। और हार्दिक पांड्या को अगर खिलाते हैं तो एज ए बैट्समैन नहीं खेलना होगा, उन्हें एज ए ऑलराउंडर ही खेलना होगा। क्योंकि कहाँ तो हम पांड्या की बातें करते हैं कि वो टेस्ट मैचेस में खेलेगा जब इंग्लैंड जाएगा, या जो फाइनल होना है उसमें पांड्या की जरूरत है। बट अगर पांड्या वनडे में 5-6 ओवर भी नहीं फेंक सकता तो वो फिर टेस्ट मैचेस में कहाँ से बॉलिंग फेंकेगा। टेस्ट मैचेस में तो 10-12 ओवर तो फेंकने होंगे। तो अगर यही डर लगा रहेगा कि इंजर्ड हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तो फिर तो मैं तो कहता हूँ फिर इससे अच्छा तो आप बाहर बिठा लो पांड्या को, तो पूरी तरह फिटनेस हो जाएगी। और पांड्या की जगह आप सूर्य कुमार यादव को खिला लो एज ए प्रॉपर बैट्समैन। भाई सूर्य कुमार यादव पांड्या से ज्यादा अच्छा बैट्समैन है। अगर हम सिर्फ वनडे की बात करें तो स्काई जो है वो लंबा स्कोर भी मार सकता है और तेज भी खेलता है और बैटिंग डेप्थ थोड़ी और अच्छी रहेगी अगर पांड्या को एज ए बैट्समैन ही खेलना है। तो उस केस में तो मैं प्रेफर करूंगा कि स्काई को खिला लिया जाए एट नंबर 5 और पंत नंबर 6 आ जाए। पर अगर पांड्या बॉलिंग करता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है, तो पांड्या का प्लेस बनता है। और दूसरी बात, मैं इंडिया की बैटिंग की भी बात करूंगा। हालांकि पिछले मैच में इंडिया ने अच्छा स्कोर बनाया और ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बॉलिंग की वीकनेस की वजह से हारे, स्पिनर्स की वजह से हारे। पर मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया की जो बैटिंग अप्रोच थी, बैटिंग भी थी, उससे भी मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि हम देखें तो इंडिया की खास तौर से पहले 30 ओवर्स में या पहले 30-35 ओवर में बैटिंग स्लो थी। और ये तो पंत ने और हार्दिक पांड्या ने तेज खेल के दिखा दिया। और आखिरी 20 ओवरों में हमने तकरीबन 180-190 रन मार दिए थे। तो तब हम 336 के टोटल तक पहुंचे। पर ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपके ये नंबर 5 और 6 के प्लेयर मार के दे दे इतने तेज, वो फेल भी होगे। तो तब आप क्या करेंगे? तब तो अगर आप इसी अप्रोच से जाएंगे कि 30 ओवर में हम 5 के रन रेट से बैटिंग कर लेते हैं इतनी फ्लैट विकेट पे, जहां पे बैट्समैन के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आपके हिटर जल्दी आउट हो गए तो आप तो 270-80 पे ही रुक जाओगे, क्योंकि तब तो 300 रन पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया को, हमारे जो टॉप 5 बैट्समैन है, इनको थोड़ा तेज खेलना होगा। और अपना जो स्ट्राइक रेट है, ठीक है, थोड़ा सा आपको सेट होने में 2-4 ओवर लग सकते हैं, बट उसके बाद आपको अपना स्ट्राइक रेट 100, मिनिमम 100 तो रखना होगा। आपका एम होना चाहिए अप्रोच इस थर्ड मैच में जाते हुए कि 30 ओवर तक हम 200 रन का टारगेट, हम 200 रन टच कर लें। और फिर आखिरी 20 ओवर में कुछ भी हो सकता है थोड़ा प्लेयर जल्दी आउट हो जाए, आप 120-130 ही जोड़ पाए, या आप हो सकता है फिर से 180-90 जोड़ दे। तो आपको 30 ओवर में 150 नहीं, 30 ओवर में 200 के हिसाब से इनिंग बिल्ड करनी होगी। और इसमें
पिछले मैच में जो केएल राहुल ने सेंचुरी मारी, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को वो सेंचुरी इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, क्योंकि वो स्लो खेल के गया राहुल। फिर राहुल पहले मैच में तो समझ आता है कि वो अपनी फॉर्म वापस ला रहा था, तो बट फॉर्म अब आ गई, तो अब दूसरे मैच में थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। तो राहुल की बैटिंग तो ऐसी थी, मैं आपको सही बताऊं, वो अपने लिए खेल रहा था कि मेरे को मौका मिल गया है, फ्लैट विकेट है, मैं अपने रन बना लेता हूँ, इधर उधर निकाल के थोड़ा शॉट्स मार दी। बट टीम को उससे ज्यादा तेज खेलने की जरूरत है, जिस तरह की ये पिच है, क्योंकि इसी ग्राउंड पे होना है मैच, जहाँ पे पहले दो हुए हैं, और वैसी बैटिंग पिच होएगी, आपको बिल्कुल फ्लैट विकेट मिलेगी, जहां पे 350 का टारगेट भी सेफ नहीं होगा। तो आपको तेज खेलना होगा। इसी तरह अब कोहली की भी बात करें, तो कोहली को भी अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा तेज रखना होगा, वो भी पिछली इनिंग में थोड़ा स्लो खेले। उधर से धवन है, तो धवन ने पहले मैच में मारे और थोड़ा स्लो मारे थे, बट जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा प्रेशर था, तो तब समझ आता है, बट दूसरे मैच में तो खुल के खेलना चाहिए था। वो 17 बॉलों पे 4 रन ही मार पाए, तो उनके ऊपर भी उंगली हमेशा रहेगी। उनकी एज 35 ईयर्स है, और पीछे से देवदत्त पाडिक्कल है, पृथ्वी शाह है, ये यंगस्टर है, यंग ओपनर्स है, जो तेज भी खेल सकते हैं और लंबा भी खेल सकते हैं। तो धवन को इस मैच में भी अच्छा इनिंग तो खेलना ही होगा, और तेज भी खेलना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं कि मैंने 80-90 के स्ट्राइक रेट से मार दिए और मैं सोचूं कि मेरी जगह बच जाएगी। क्योंकि अगर टीम हारती है, सीरीज हम हारते हैं, तो फिर कुछ प्लेयरों के पोजीशन पे उंगलियां उठेगी। तो एक तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि हमें तेज थोड़ा सा खेलना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है अगर पहले बैटिंग होती है। और अगर सेकंड बैटिंग भी है, तो भी अपना जो रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट के अकॉर्डिंग ही लेके चले। आखिरी 20 ओवरों के लिए ज्यादा ना छोड़े कि रन रेट बढ़ता जा रहा है, 8 9 10 हो जाए कि हमारे आखिर के प्लेयर्स मार लेंगे। तो एक तो ये अप्रोच रखनी होगी। और हम दूसरा एक और फैक्टर पे ध्यान दें कि मैं ये देख रहा हूं इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, कि जब भी इन्हें फ्लैट ट्रैक मिल रहा है, तो ये स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं। यही पहले दोनों मैचों में हुआ है, वनडे में, और यही T20 सीरीज में भी हुआ। और हम टेस्ट सीरीज भी देखे, तो जो पहला टेस्ट मैच था उसमें इन्हें फ्लैट ट्रैक मिल गया था और इनके बैट्समैन अच्छा खेल गए। बचे हुए टेस्ट मैच में इनको स्पिनिंग ट्रैक मिला, तो ये फेल हुए थे। तो अब यहाँ पे तो स्पिनिंग ट्रैक नहीं मिलेगा, फ्लैट ट्रैक ही मिलेगा। तो ये स्पिनर्स को अच्छा खेल रही है और स्पिनर्स को मार रही है, हमारे स्पिनर्स को। पर अगर जो हम जीते भी है, तो हमारे पेसर्स ने जिताया है, स्पिनर्स ने नहीं जिताया। जो भी हम यहाँ पे वनडे भी जो जीते और जो T20 भी जीते, तो इसमें मैं तो यही चाहूंगा कि हम स्पिनर्स पर ही जोर दें। और अगर स्पिनर नहीं, हम यहाँ पे पेसर्स पर ही जोर दें। और जहां तक स्पिनर की बात है, कि अगर हमारे स्पिनर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मे बी हमें दूसरी ऑप्शंस पे भी फ्यूचर में सोचना होगा। जैसे रवि बिश्नोई है, एक लेग स्पिनर, बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, यंगस्टर, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा है। इसी तरह रविचंद्र अश्विन है, उनपे भी हमें एक बार फिर सोचना होगा कि उनको एक बार वनडे और T20 फॉर्मेट में भी फ्यूचर में मौका दे। क्योंकि मैं यही विराट कोहली का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि उनसे पूछा गया अश्विन के बारे में कि T20 में उनका उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं, तो वो गुस्से में आ गए कि ये तो बड़ा बेतुका सवाल है। तो मेरे को तो विराट कोहली का ये जो तरीका था वो जरूर बेतुका लगा, सवाल बिल्कुल बेतुका नहीं था। अगर आपके कुलदीप यादव, चहल, जिन स्पेशलिस्ट स्पिनर्स पे आप भरोसा दिखा रहे हो, वो उतने अच्छे साबित नहीं हो रहे, तो आपको थोड़ा दूसरी ऑप्शंस देखनी होगी। और दूसरी ऑप्शंस मींस कि जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, जो फ्लैट ट्रैक पे भी आपको विकेटें निकाल के दे सके, मैच जिता सके, तभी आप T20 वर्ल्ड कप में इफेक्टिव साबित होगे। तो इसलिए अश्विन को भी एक मौका बनता है फ्यूचर में इस सीरीज के बाद। इसी तरह अक्षर पटेल भी है, तो उनको भी टेस्ट सीरीज के बाद आजमाया नहीं गया T20 में और वनडे में। तो अगर हम कुलदीप और चहल फेल हो रही है, दीपक चहर को भी मौका दिया था बट वो भी एवरेज परफॉर्मेंस ही दिखी थी, तो हमें थोड़ा और भी ऑप्शंस पे ट्राई करना होगा। और फिर हम देखें कि इस मैच में अब क्या चेंज हमें करना चाहिए। तो एक तो कुलदीप यादव तो बाहर बैठेंगे। कुलदीप यादव को 2 मैचेस में मौका मिला और वो इफेक्टिव साबित नहीं हुए।
इंग्लैंड के बैट्समैनों ने अच्छी ठुकाई की है, तो कुलदीप बाहर बैठेंगे और कुलदीप की जगह अब कौन होगा? तो जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड कि कुलदीप की जगह ये युजवेंद्र चहल को खिलाएगी, ये एक चेंज रहेगा। बाकी इनकी टीम सेम रहेगी। हालांकि मैं कुछ और चेंज चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम मोहम्मद सिराज को खिलाए। हम एक ही स्पिनर खिलाए, मतलब हम स्पिनर की जगह स्पिनर खिलाने की बजाय पेसर खिला ले मोहम्मद सिराज। उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो पेसर्स ने ही हमें मैच जिता के दिए है, T20 भी वनडे भी। और दूसरा हम देखें कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है, ये पहले वनडे में भी और दूसरे वनडे में भी पहले 15 ओवर में इनकी हम विकेट नहीं गिरा पाए। इनके बैट्समैन अच्छा खेले और उस वजह से भी ये दूसरे मैच में ये जीतने में कामयाब रहे। तो कहीं पे हमें ये देखना होगा कि हमारा जो न्यू बॉल अटैक है वो हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा। भुवनेश्वर कुमार तो अच्छी बॉलिंग कर रही है, बट साथ में प्रसिद्ध कृष्णा को भी जो मौका दिया, श्रद्धल ठाकुर को भी, तो इन दोनों ने भी अच्छी बॉलिंग की है। बट ये पहले 15 ओवर में विकेट नहीं निकाल पा रहे। पहले 15 ओवर में तो बेस्टो और इनका जेसन रॉय इनकी पिटाई कर देता है बॉलिंग की, बाद में इनको विकेट मिल रही है आफ्टर 25 ओवर्स। तो हमारी जो एक सेकंड इंपॉर्टेंट अप्रोच जो थर्ड मैच में होनी चाहिए वो ये कि हम इंग्लैंड की पहले 15 ओवर में विकेटें निकालें। वी शुड अटैक इन फर्स्ट 15 ओवर्स। फ्लैट ट्रैक है, बट अगर बॉलर्स आपके अच्छी बॉलिंग करेंगे पेसर्स, तो आप इनकी 2-3 विकेटें आप निकाल दो। रन तो ये तब भी बनाएंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। बट अगर आप इनके 15 ओवर में 100 पे 2 कर दिया आपने या 110 पे 3 कर दिए, तो फिर देखना होगा कि अब ये अगर चेज कर रहे हैं तो पहुंचते हैं कि नहीं, और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छा टारगेट 300 सवा 300 का दे पाते हैं कि नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम शुरू में अपने 2 बेस्ट पेसर्स लगा दें। तो वो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार ये काम कर सकते हैं कि इनकी शुरू में ही हम ओपनर्स है और बेन स्टोक्स तीसरे पे आएगा। आप उसको लंबा खेलने ही मत दो, कोशिश करो पहले 15 ओवर में ही बेन स्टोक्स को हम टाटा बाय बाय कर दे आउट करके। तो एक तो ये अप्रोच रखनी होगी। और अगर पेसर हम एक्स्ट्रा खिलाते हैं तो ये है कि ओवर रेट बस मेंटेन करना होगा कि टाइम पीरियड में हम अपने 50 ओवर फेंके, तो उसमें थोड़ी चुस्ती दिखानी होगी हमारे कप्तान को भी और प्लेयर्स को भी, जो मैनेज किया जा सकता है। और फिर एक हम बात करते हैं कृणाल पांड्या। क्या कृणाल पांड्या को चेंज करना चाहिए? तो कर भी सकते हैं हम, पर मैं ये कहूंगा कि हम 7वें नंबर पे ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर ही लाए। तो कृणाल पांड्या को भी रख सकते हैं क्योंकि उसको भी 2 मौके मिले हैं। एक में तो अच्छा किया पहले मैच में, दूसरे में नहीं किया, तो एक थर्ड चांस भी हम दे सकते हैं। मैं उसके लिए, वो हो सकता है अच्छा कर दे। बट अगर आपको लग रहा है कि वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो मे बी अगर ऑफ स्पिनर को खिलाए जैसे कि सुंदर, तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो हम सुंदर को भी मौका दे सकते हैं। सो दोनों एक ही तरह के प्लेयर है 7 नंबर पोजीशन पे। बट मेरे ख्याल से शायद कृणाल पांड्या में भी थोड़ा ज्यादा अच्छी हिटिंग कर सकते हैं और सुंदर थोड़ा ज्यादा टेक्निकली ज्यादा साउंड है। तो बट मैं दोनों के लिए इसमें एग्री हूँ। तो हम उसमें, पर ये है कि 7 नंबर पे हमें एक ऑलराउंडर स्पिनर रखना होगा, एक स्पिनर हो। और विराट कोहली को अपनी कैप्टनसी में भी ध्यान देना होगा कि अगर कृणाल पांड्या को जैसे खिलाते हैं तो बेन स्टोक्स से दूर ही रखे उसे, क्योंकि बेन स्टोक्स को तो बॉलिंग पसंद आ गई है कृणाल की, और जिस तरीके से आसानी से छक्के मारे, तो थोड़ा ध्यान रखे कि जब बेन स्टोक्स आउट हो जाए तब कृणाल को लगाए। और इसी तरह पिछले मैच में भी मैं देख रहा था कि जब 3 विकेटें बीच में ही निकल गई थी, तो तब कोहली ने हमारे स्पिनर्स को लगा दिया, पांड्या, कृणाल पांड्या और कुलदीप जो पहले पिट रहे थे, वो अपना डिफेंसिव मोड में आ गया। तो उसी वक्त ही थोड़ा आप अगर पेसर्स को ही लगाए रहते और उनकी 2-3 विकेटें निकालते तो मे बी, चांसेस तो बहुत कम थे, 5% चांस ही था, बट क्या पता कुछ और अच्छा हम गेम बना लेते। तो विराट कोहली को कैप्टनसी में भी अपना इस मैच में अप्रोच सही रखनी होगी। और अब हम देखें कि इस मैच में क्या हो सकता है दोनों टीम्स जो होगी। तो एक तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंडिया से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब खाली हाथ जाने का यही मतलब नहीं कि उन्होंने जैसे 2 T20 जीते और 1 वनडे जीता, बट सीरीज तो वो हार रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी हारे और
T20 सीरीज भी हारे, तो कहीं पे उनको होगा कि हम वनडे सीरीज जीत जाए। तो एक 3 में से एक सीरीज अगर हम जीतने में कामयाब हो गए इंग्लैंड वाले, तो उनको लगेगा कि हमारा टूर ये सफल रहा। तो उधर से इंडिया भी चाहेगी कि हमारी होम कंडीशंस है, तो जैसे हमने पहले 2 सीरीज जीती है, तो वनडे सीरीज पे भी हमारे ही कब्जा हो। तो डेफिनेटली ये मैच बहुत कांटे का होगा और दोनों टीमें अपनी पूरा एफर्ट लगाएगी। और अब इस मैच में एक तो मुझे सबसे पहली बात लग रही है कि टॉस इस बार इंडिया जीतेगी। हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो इंडिया काफी लगातार टॉस हारे जा रही है, और अब की बार तो टॉस इनका जीतना बनता है। और ऑब्वियसली टॉस जीतेगी तो इंडिया फील्डिंग लेगी और इंग्लैंड की पहले बैटिंग होगी अब की बार। मैं श्योर हूं काफी इस बारे में। तो ये आप देख लीजिएगा, इस बार इंग्लैंड की पहले बैटिंग होगी। और इंग्लैंड जैसे इंडिया ने सेकंड मैच में अच्छा टारगेट दिया है, तो इसी तरह इंग्लैंड भी अच्छा टारगेट देने वाली है। कोई 325 और 350 के बीच में कोई टारगेट इंडिया को मिलने वाला है तीसरे मैच में चेस करने के लिए। और फिर इंडिया को भी एक रिकॉर्ड टोटल चेस करके दिखाना होगा अगर ये सीरीज जीतनी है, ये मैच जीतना है। और इंग्लैंड का एक तो मुझे लग रहा है इस मैच में जॉनी बेयरस्टो जल्दी आउट हो जाएगा। वो 50 रन नहीं मार पाएगा इस बार, बिलो 50 आउट होएगा जितना वो उसने पहले 2 में मारे है। तो अब की बार जल्दी आउट कर लेंगे बेयरस्टो को। और जो इस मैच में बहुत अच्छा कर सकता है, मे बी इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट स्कोर मार सकता है, वो मुझे जॉस बटलर लग रहा है इस बार। जॉस बटलर न्यू कैप्टन रहेगा और मॉर्गन अभी भी बाहर ही बैठेंगे इनके टीम से, और बाकी टीम सेम रहेगी, लिविंगस्टोन ही होगा, बिलिंग्स भी बाहर रहेगा। तो बटलर का रन मारना लग रहा है इस बार बटलर रन मारेगा, और बाकी बैट्समैन इर्द गिर्द रहेंगे। बेन स्टोक्स एक बार फिर अच्छा कर सकता है, तो मे बी बेन स्टोक्स और जॉस बटलर बैटिंग में अच्छा करेंगे और बेन स्टोक्स बॉलिंग में भी कुछ अच्छा कर सकता है। उधर से और इनके 2 प्लेयर जो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं, एक तो सैम करन इस बार अपनी ऑलराउंड एबिलिटी दिखा सकता है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। और मार्क वुड इंडिया के लिए खतरनाक बॉलर रहेगा जो वापसी करेगा और इंडिया की विकेटें निकाल सकता है। तो ये 4 प्लेयर हो गए कि अगर इंग्लैंड ये सीरीज जीतती है, मैच जीतती है, तो इनमें से डेफिनेटली इन प्लेयर्स का अच्छा रोल रहेगा इस जीत में, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और उधर से हम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो जो मैंने अगर आपको ध्यान हो पहले सीरीज से पहले प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीतेगी, तो अब 1-1 हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए। पर मैं आपको सही बताऊं तो ये मैच मुझे बिल्कुल 50-50 लग रहा है। बल्कि मैं आपको अगर अनबायस्ड होके बताऊं तो मुझे ये मैच थोड़ा 51% इंग्लैंड के फेवर में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड सीरीज से खाली हाथ नहीं जाना चाहेगी। वो नंबर 1 वनडे टीम है रैंकिंग के हिसाब से और वर्ल्ड कप विनर भी है। तो इंडिया के लिए ये मैच काफी टफ रहेगा और इंग्लैंड का थोड़ा सा पलड़ा भारी है इस मैच में। तो मैं इसलिए इस मैच में मैच प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी मेरे पिछले सीरीज प्रिडिक्शन से। बट ये है कि 51% मेरे को इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है। और मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों की तरह ही कि इंडिया इस मैच में अच्छा करे, सीरीज पे कब्जा करे। मैं भी जो मैच देखूंगा टीवी पे तो इसी आशा में देखूंगा कि इंडिया इस मैच में कमबैक करे और जीत के दिखाए और जीते। और इंडिया की तरफ से जो प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, तो एक तो रोहित शर्मा मुझे लग रही है। रोहित शर्मा जब भी ये ऐसे डिसाइडिंग मैच होता है तो उसमें ये अच्छा करते हैं और तभी इंडिया जीतती है। क्योंकि हम T20 में भी देखें तो इनकी जो बेस्ट इनिंग थी वो आखिरी मैच में आई थी जो डिसाइडर था। तो इसमें भी अब डिसाइडर है, तो इंडिया को अगर जीतना है तो रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। और रोहित शर्मा मारेंगे इस मैच में, डेफिनेटली कुछ अच्छा मारेंगे, अच्छी हाफ सेंचुरी मारेंगे, क्या पता हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा मार दे, क्योंकि रोहित शर्मा तेज भी खेलेंगे। बाकी प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा अपना स्ट्राइक रेट उनका 100 से नीचे ही रहता है। बट रोहित शर्मा अगर जब 3-4 ओवर टिक जाएंगे तो ये तेज भी खेलेंगे, अपना स्ट्राइक रेट 100 या 100 प्लस
तक लेके जाएंगे, और इनके ऊपर रहेगा कि टीम को एक अच्छे टोटल तक ले जाए, या चेस कर रही है तो एंड तक लेके जाए। और जो बाकी बैट्समैन है, मुझे इस बार थोड़ा लग रहा है कि जो हमारे बाकी बैट्समैन है वो इस बार उतना अच्छा नहीं चलेगी उसमें से कुछ चलेंगे, बट जैसे पहले 2 मैचेस में था कि हमारे जो बाकी बैट्समैन थे नंबर 5 तक, उन्होंने काम कर दिया था। नंबर 5-6 तक आगे के हमारे ऑलराउंडर्स पे नहीं आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इस बार मुझे लग रहा है जो बाकी हमारे बैट्समैन हो गए, जैसे केएल राहुल लग रहा है शायद इस बार जल्दी आउट हो जाएगी, और भी देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स चलते हैं। तो जो हमारे नंबर 6, 7, 8 प्लेयर्स हो गए, इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, इनको अपनी ऑलराउंड स्किल्स दिखानी होगी। नंबर 6 पे हालांकि मैंने तो सूर्य कुमार यादव बोल दिया था, पर मुझे लग रहा है कि इस मैच में हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे तो वो खेलेगी, और एज ए बॉलिंग भी उनका रोल रहेगा और एज ए बैटिंग भी उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, और वो भी अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 7 पे जो भी प्लेयर रहेगा, या तो कृणाल पांड्या या वॉशिंगटन सुंदर, तो वो भी इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और अच्छा कर सकता है वो अपनी बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। और इसी तरह श्रद्धल ठाकुर भी इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वो अच्छा कर सकते हैं, और उनकी बैटिंग की भी जरूरत पड़ेगी इस मैच में, क्योंकि कहीं पे मुझे लग रहा है कि इंडिया इस मैच में हमारा जो है थोड़ा सा बैटिंग में हम लड़खड़ाएंगे, और मे बी हमारे 200 रन पे या 225 तक 4-5 विकेटें गिर जाएगी, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में, पर हम फाइट बैक करेंगे उसके बाद। और ये जो हमारे नंबर 6, 7, 8 प्लेयर्स हो गए, ये फाइट बैक को लीड करेंगे और हमें अच्छे टोटल तक लेके जाएंगे। पर हम जीत पाते हैं कि नहीं, ये तो हमें मैच में ही पता चलेगा। ये एक बहुत ही क्लोज मैच रहेगा। सो लेट्स सी कि क्या रहता है इस मैच में। लेट्स होप कि इंडिया इस मैच में विक्ट्री हासिल करे और ये सीरीज अब अपने कब्जे में करे। ओके फ्रेंड्स,